Welcome everyone to Garg Institute, and today we will discuss normal distribution. In our last three videos we have discussed Bayes theorem, binomial theorem and Poisson distribution in the field of probability and statistics and distributions. So we have binomial theorem, Bayes theorem, sorry. Then we have binomial distribution, and lastly in the third video we have discussed Poisson distribution. When we move from binomial distribution to Poisson distribution, we find that when we with binomial distribution with parameter np tends to Poisson distribution with parameter lambda if n tends to infinity and p tends to 0 and np is equal to lambda and that is finite. ओके, देन अब इशू क्या है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली थी क्या कि p आपका बहुत छोटा है, बट व्हेन p इज नॉट स्मॉल. ओके, जब आपका p छोटा नहीं है तो क्या होगा बच्चे, तो आपका जो np है वो हो जाएगा इन्फिनिटी पे एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and variance sigma square. Binomial and Poisson distribution, both are distribution were actually discrete distributions, and now normal distribution is a continuous distribution. इनफैक्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है स्टैटिस्टिक्स में कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यदि आप उसका सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो जैसे ही सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड करेगा. इसके एग्जांपल को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक आइडिया लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ मेल इन इंडिया का यदि हम कुछ ग्राफ बनाने लगे, हाइट्स ऑफ मेल इन इंडिया, ठीक है, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और ये आपकी एक्सिस हो गई, आपकी ये क्या होगी बच्चे, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का केस में क्या करेंगे हम, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई. अब यहाँ पे आपके सेंटर के अंदर हम ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव एवरेज हाइट ऑफ मेल इज 5.7. ओके, देन यू विल फाइंड दैट अप टू फ्रॉम 5.5 centimeter to 5.9 centimeter, if I made a bar diagram or a histogram kind of thing from this, I will find histogram better. I will find that this is the approximate, it will cover 60% of the male population. Okay, and if I move towards 5.3 to 5.11, यू विल फाइंड दैट ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे हमने कितना बोला है कि हमने कहा यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% कर चुके हैं. तो यदि आप यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पे आपका 30% पॉपुलेशन कवर हो जाएगा. 30% का पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ कि 15% आपका इधर हो गया और 15% आपका इधर हो गया. बट नाउ व्हेन आई मूव मोर 6.11 and 5.1 approximately, then you will find that it will cover almost your 99% of the population. ओके, तो यदि मैं इसके बच्चे यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट्स को मिलाते हुए कोई ग्राफ क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ पे ग्राफ क्रिएट कुछ कैसा होगा, ये ग्राफ कुछ फ्री हैंड कर्व खींच रहा हूँ मैं, यहाँ पे फ्री हैंड कर्व यदि मैं खींचता हूँ तो यहाँ पे कुछ कैसा ग्राफ बनता है, कुछ आपका ऐसा ग्राफ बनता है. तो यहाँ पे क्या मिला है आपको, यू सी दैट इट इज फॉलोइंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दिस विल फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉर्मल कर्व. नॉर्मल कर्व के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. जस्ट मैं आपको आइडिया बताना चाह रहा था कि कभी भी आपके पास कोई भी सैंपल साइज जब आपका बहुत बड़ा हो जाता है देन इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इवन इन इंडस्ट्री यदि आप कभी आप ध्यान दें तो जब भी वो आपका अप्रेजल लगाते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज कुछ ऐसे बस 3 या 4 या 5% लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम प्रिसिशन दिया जाता है और मतलब 5% पीपल मुश्किल से होंगे हु गेट लेस, और 5% ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रेंड पे रहते हैं. ठीक है, 10% के करीब ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा औरों से मीडियम से आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, मीडियम, और इनसे मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम. इसी तरह 10% के करीब ऐसे लोग होंगे जिन्हें लेस वाली साइड में भी सेकंड नंबर पे मिलेगा, और करीब यू विल फाइंड दैट 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर इन द almost same bracket. Therefore, everything in appraisals in the company follows most of the time
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ द इम्पॉर्टेंट इज, दिट इज वन, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व. नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल. Is symmetrical about axis, about y-axis you can say in fact. Secondly, it is a bell-shaped curve. Third, mean equal to median equal to mod in case of normal distribution. ठीक है. ऑल्सो व्हेन वी मेजर कर्टोसिस, कर्टोसिस के लिए क्या मेजर करते हैं? वी मेजर बीटा टू. तो बीटा टू कितना होता है इसका? बीटा टू इज इक्वल टू 3, मीन्स इट इज नॉर्मल कर्व. वैसे भी हम जब कर्टोसिस मेजर करते हैं तो कर्टोसिस के लिए बीटा टू के लिए क्या बोलते हैं? यदि आपकी बीटा टू की वैल्यू 3 है तो कर्व कैसा होता है? तो कर्व आपका नॉर्मल होता है. नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एरिया प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत ज़्यादा है, बट एरिया प्रॉपर्टी जिसकी अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यही कोई बेसिकली प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके बेस पे आप क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं. तो एरिया प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा कि लेट अस अज्यूम दिस इज योर नॉर्मल कर्व. देन व्हाट वी हैव मीन एंड मीडियन ऑन मीन एंड मीडियन, मीन इक्वल टू mod upon central line, and we may represent it as म्यू. तो हम क्या बोलते हैं बेटा? 50% एरिया आपका इधर होता है लाइन से, और 50% एरिया आपका लाइन के इस साइड में होता है. लेफ्ट हैंड साइड में 50% एरिया है और राइट हैंड साइड में भी आपका 50% एरिया होता है. ओके. तो इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे जब हम बेसिकली जब एरिया प्रॉपर्टी हम फॉलो कर रहे होते हैं तो यू विल फाइंड कि यदि मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँ तो यहाँ पे सेंटर लाइन क्या हुई आपकी बेटा? सेंटर लाइन तो हुई आपकी 50% पे. तो यहाँ पे आपने म्यू लिखा, तो यहाँ पे क्या लिया आपने? म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड सो ऑन. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे म्यू प्लस के हिसाब से आप अपनी एरिया पर सिग्मा के डिस्टेंस से आप क्या करें? सिग्मा के डिस्टेंस से आप अपना एरिया मार्क कर लें, क्योंकि आपके पास जो सेंटर नॉर्मल कर्व होता है उसी के अंदर हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या है बेटा? म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड थर्ड इज म्यू माइनस 3 सिग्मा. अच्छा, ये बिल्कुल ना एक्सिस के साथ साथ चलता है 3x के सिग्मा के बाद, बट एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है कर्व. ठीक है. बेल शेप कर्व होती है यहाँ पे, और बेल शेप कर्व होने के कारण आपकी जो शेप आनी चाहिए वो कुछ कुछ ऐसी आनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोलता है वो? यहाँ पे आपका है म्यू माइनस 2 सिग्मा और यहाँ पे बना आपका म्यू माइनस 3 सिग्मा. तो वो बोलता है कि यदि आप म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक की प्रोबेबिलिटी देखना चाहें तो ये कितना कवर करेंगे? इट विल ऑलमोस्ट कवर 68% of the area. ओके. आई एम टेलिंग यू ऑलमोस्ट. एग्जैक्ट फिगर्स हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद यदि हम बात करें म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच की हम बात करें कि भाई म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो ये प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, यहाँ से यहाँ तक हो गई. तो ये प्रोबेबिलिटी हुई आपकी यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, एंड इट कवर्स 95% ऑफ द पॉपुलेशन. एंड नाउ दिस इज म्यू माइनस 3 सिग्मा, एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा इज up to mu minus 3 sigma to mu minus plus 3 sigma, we cover 99.5% of the टोटल एरिया. तो दिस इज, तो कितना ध्यान रखना है आपने? मेजर इशू ये है कि 50% एरिया आपका इधर होता है, 50% एरिया आपका इधर होता है, और जो बीच की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो आपको इस तरीके से मेजर करनी पड़ती हैं.
तो उसके बाद आता है एक वर्ड आता है अपने पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्या आता है बच्चे? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये क्या होता है? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एंड फॉर्मूला इज गिवन बाय एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या करता है बेटा? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो फॉलो करता है, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो यहाँ पे इसका मीन कितना आता है बेटा? म्यू इसका 0 होता है और सिग्मा इसका 1 होता है। ठीक है। एक इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका पीडीएफ, नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, पीडीएफ ऑफ, PDF means probability density function. Probability density function of normal distribution is 1 upon sigma under root 2 pi e raised to power minus half x minus mu upon sigma whole square, where x moves from minus infinity to plus infinity. ठीक है। Where mu is your mean and sigma is our standard deviation. Okay. Now, next thing is हाउ वी से दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमने पिछली दोनों वीडियोस में भी हमने यही किया था कि हमने बाइनोमियल और पॉइसन का क्या किया था। सबसे पहले हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी आप मास फंक्शंस हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि यहाँ पे हम जब बात करेंगे कि जो आपकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन इसका जो कई क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटीज में और कई बार आपको मिलेगा, वो क्या मिलता है? प्रूव दैट area under normal curve is area under normal curve is यूनिटी। फाइन। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव ये करना है कि जो आपका एरिया है वो कैसा है? वो यूनिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका आंसर होगा वी वांट टू प्रूव दैट, यदि मैं इंटीग्रेशन करूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक किसको? एफ एक्स को, तो क्या आना चाहिए आंसर? आंसर 1 आना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे अब पीडीएफ एफ एक्स कितना होता है बाइनोमियल नॉर्मल के केस में? ये होता है 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर, ठीक है, माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। फाइन। नाउ यू कैन से दैट here variable is x, therefore sigma under root 2 pi may be taken as common। ये जो आपके आइटम है इसे आप कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन किस पे रहा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। फाइन। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, क्योंकि बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी? हमने बात की थी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या है आपका? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हम क्या करेंगे? हम इसे अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू टी, सो दैट एक्स इक्वल टू जेड लिख लीजिए, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू जेड। तो एक्स कितना हुआ बच्चे आपका? एक्स हुआ आपका म्यू प्लस सिग्मा जेड। ओके। तो dx कितना है आपके पास? dx आया आपके पास सिग्मा डी जेड। नाउ प्रूव करते हैं। तो लिमिट्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपके पास लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट है तो यदि एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो जेड इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ई रेज टू पावर माइनस हाफ z square sigma dz। Now you can see that I can cut sigma with sigma। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेटा? यहाँ पे इस सिग्मा को इस सिग्मा से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब यदि मैं इस सिग्मा को इस सिग्मा से कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास बचा क्या? यहाँ पे मेरे पास बचा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस हाफ जेड स्क्वेयर डी जेड। फाइन। नाउ
दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो ये क्या है, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, फाइन। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यदि आपको ध्यान हो तो ठीक है, बेस्ट है, नहीं है तो ध्यान है तो थोड़ा ध्यान दे दें आप। तो इवन फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन क्या होते थे अपने, पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमारे इवन और ऑड फंक्शन होते थे बेटा कि यदि मैं फंक्शन का आपकी लिमिट -a से a है, क्या बोलते हैं, इफ लिमिट इज फ्रॉम -a to a and a function if you are integrating fx dx, तो दिस इज इक्वल टू 0 इफ fx इज ए ऑड फंक्शन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स 0 टू a इफ दिस इज एन इवन फंक्शन। तो अपने पास ऑड इवन की डेफिनेशन भी आपको यदि ध्यान नहीं है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपने पास क्या था यहाँ पे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स वी से द फंक्शन इज इवन, और यदि x की जगह मैं -x पुट करूं और माइनस से निकल के सेम चीज आ जाए तो मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज एन ऑड फंक्शन, फाइन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर यदि मैं ध्यान दूं तो क्या हो रहा है बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान दूं तो मेरे पास लिमिट क्या आ रही है, मेरी आ रही है माइनस माइनस, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, फाइन। अंदर यदि z की जगह -z पुट करता हूँ तो अंदर की सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो रेड पेन यूज मैं कर रहा हूँ इसका मतलब आपको समझाने के लिए है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल। मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि शायद आपको कुछ पिछले टाइम से थोड़ा मिस ना हो गया हो, तो इसलिए क्वेश्चंस को के अंदर मैं ये चीज़ें लिखते हुए चलूंगा। हाँ जी, तो इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज, 1/√2 पाई, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 डी जेड, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पुट जेड स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू टी, तो क्या बन गया आपके पास, जेड स्क्वेयर इक्वल टू 2t, फाइन। इसको थोड़ा सा कटिंग सी हो गई, इसको दोबारा लिख देते हैं। तो जेड स्क्वेयर इक्वल टू 2t, तो जेड कितना है बच्चे, जेड आया आपके पास √2 √t, फाइन। डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा √2, ठीक है, 1/2 √t dt। तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, तो डी जेड इज 1/√2 √t dt, फाइन। तो अब इसके क्या करें, इसकी वैल्यूज को आप उठा के ऊपर पुट कर दें। जब इसकी वैल्यूज को आप उठा के ऊपर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, 2/√2 √पाई √2 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी रेस टू पावर -1/2 dt। अपने जो ये √2 था बेटा, इसे मैंने बाहर निकाल लिया है, और टी की पावर -1/, क्योंकि ये नीचे था तो इसे ऊपर ले गए हैं, तो ऊपर ले जाने के कारण ये क्या हो गया, ये टी रेस टू पावर -1/2। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपको यदि ध्यान है तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ करते हैं। गामा एन क्या होता है, गामा एन होता है आपका 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -x एक्स रेस टू पावर n-1 dx, ऑल्सो गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई, ओके। तो यहाँ पे अब एक चीज़ तो कॉमन देख लीजिए, इस चीज़ को बाद में करते हैं पहले। अच्छा, आप ध्यान देंगे तो बेटा ये सारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, फाइन। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ये मेरे पास बचा अब 1/√पाई। कंपेयर करेंगे इससे तो बच्चे क्या आ रहा है यहाँ पे, एन की जगह बन गया मेरे पास गामा हाफ। गामा हाफ कितना होता है, गामा हाफ अभी मैंने सामने लिखा हुआ है, दिस इज √पाई। तो √पाई into √पाई answer is 1. So thus I can say that area under the total or area under the normal curve is unity. Okay. Now we will move towards some questions, and the first of the question is one of the most important question. And in this question we have a sample of 100 dry battery cell is tested to find the length of a life, produced the following results.
और इसके बाद क्या बोलता है, एक्स बार इज इक्वल टू 12 आवर्स, सिग्मा इक्वल टू 3 आवर्स, assuming the data to be normally distributed, what percentage of the battery cells are having expected to have life more than 15 hours, लेस देन 6 आवर्स, बिटवीन 10 to 14 आवर्स। इस क्वेश्चन को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 80% क्वेश्चन को कर पाएंगे यदि आप समझते हैं तो। बच्चे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, पार्ट 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपके पास कोई भी हो, यदि आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दे रखी हैं, क्या दे रखा है आपको, एक्स बार लिखा है तो आप एक्स बार यूज कर लें, और यदि म्यू लिखा है तो आप म्यू यूज कर लें, ठीक है। कई बुक क्वेश्चन में आपको एक्स बार मिलेगा, कई में आपको म्यू मिलेगा, दोनों का मीनिंग सेम है कि आप मीन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्स बार कितना है बच्चे आपका 12, सिग्मा कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप्स लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। स्टेप 1, ड्रॉ द नॉर्मल कर्व। अब सबसे पहले कुछ भी करके आप नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो जब आप नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कर्व की शेप बच्चे कैसी होती है, हमेशा नॉर्मल कर्व की शेप होती है आपकी एक बेल शेप कर्व, ठीक है। ड्राइंग आपकी अच्छी ख़राब हो सकती है आप जिस हिसाब से, बट यू जस्ट नीड टू मेक ए वेल शेप कर्व। बहुत ज़्यादा सफाई वाली कोई बात नहीं है, जस्ट हमें एरिया मार्क करना होता है, ठीक है। सेंटर में आप एक इसके लाइन डाल दीजिए, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, मीन। मीन कितना है आपका 12। उसके बाद हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे। तो सेकंड स्टेप होता है आपका मार्क द रिक्वायर्ड एरिया। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपने जो भी आपका एरिया है उसे आपने मार्क करना है। तो अब यहाँ पे अपने पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, मोर देन 15 आवर्स। मोर देन 15 आवर्स का क्या मतलब है, 15 किधर पड़ेगा अपना, सोच के बोलिए। 15 पड़ेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ या ना। 15 आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा और कहीं पड़ेगा, तो 15 अपना पड़ा लेफ्ट हैंड साइड में, लेट इट बी समवेयर हियर। तो टेक्निकली कोई बहुत फास्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जितना भी अंदाजे से कर सकें दैट फाइन। तो यहाँ पे आपका कितना हुआ, यहाँ पे आ गया आपका 15। मोर देन 15 का मतलब क्या हो गया बेटा, मोर देन 15 का मतलब हो गया आपका कि ये आपका ये वाला एरिया जो सारा है, यू आर डीलिंग विद दिस एरिया, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आपने नॉर्मल कर्व बनाना है। नॉर्मल कर्व बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने वो एरिया मार्क करना है जो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, फाइन। थर्ड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में आप जाके लिखेंगे यहाँ पे फाइंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड। कितना होता है ये, एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, फाइन। तो अपना एक्स बार, एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स अपना था यहाँ पे 15, एक्स बार कितना गिवन है अपने को 12, और सिग्मा कितना है 3। तो जेड की वैल्यू कितनी आई 1, ओके। तो एक्चुअली एक बात का ध्यान रखना है आपने, जो जेड की जो वैल्यू है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक टेबल देखनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। वंस अगेन आई रिपीट, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इधर दिखाई दे रहा है आपको 0 1 2 3, और जस्ट ए सेकेंड, थोड़ी सी शेप गड़बड़ हो गई है इसकी। ये जो टेबल होती है ये आपको हर बुक के एंड में मिलेगी, और इवन यदि आप एग्जाम में हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम में भी दिखाई देगी। तो इस टेबल को देखने का क्या तरीका है बेटा, ये टेबल को देखने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर जेड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको सिंगल डेसिमल दिखाई दे रहा है, और इधर कितना दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे डबल डेसिमल देखना दिखाई दे रहा है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, यदि मुझे मान लो पुट करना है, क्या करना है, मुझे यहाँ पे जेड इक्वल टू 1.67 चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे जेड इक्वल टू, फिर से बोल रहा हूँ, मुझे z इक्वल टू 1.67 चाहिए, ठीक है। तो 1.67 के लिए मुझे कैसे चेक करना है, मुझे पहले इधर टेबल में जाना है, 1.6 एक डेसिमल प्लेस तक तो मैं इधर देखूंगा,
1.6 कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? मुझे 1.6 यहाँ दिखाई दे रहा है। 1.6 के बाद 7 पे जाना है, सेकंड डेसिमल किधर है आपका? 7। तो 1.67 का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ से मूव करते हुए आए और आप यहाँ पे रुके, तो ये फिगर कितनी आई? 0.45, 0.4525। ओके, तो यहाँ पे z इक्वल टू जब 1.67 होगा तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? वो 0.4525 होगी। ओके, बट मेरी रिक्वायरमेंट अभी इस क्वेश्चन में क्या थी? मेरी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में z इक्वल टू 1 पे। तो यदि मुझे z इक्वल टू 1 चाहिए तो z इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बेटा? z इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1.00। 1.0 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है और उसका जीरो, तो ये कितनी हुई प्रोबेबिलिटी? 0.3413। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? आपकी प्रोबेबिलिटी आई 0.3413। फाइन। तो अब ये अब टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें टेबल में क्या मिली प्रोबेबिलिटी? तो ये प्रोबेबिलिटी मिली मुझे 0.3413। ओके, तो जो 0.3413 प्रोबेबिलिटी मिली है बच्चे, ये प्रोबेबिलिटी मिली है मुझे किस एरिया की? जितनी भी टेबल में आपको प्रोबेबिलिटी मिलेंगी वो प्रोबेबिलिटीज होंगी सेंट्रल लाइन से। ओके, तो जब क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी सेंट्रल लाइन से हैं तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आपकी हुई, जो 0.3413 प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ से यहाँ तक की है। फाइन। फिर से बोल रहा हूँ, जो टेबल में जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो कहाँ से दी हुई हैं? वो आपको सेंटर लाइन से दी हुई हैं। और ये अब आपको चाहिए कौन सी? आपको तो ये ग्रीन वाला एरिया चाहिए। तो आपको पता कितना है? आपको ये पता है कि सेंटर लाइन से जो इधर की प्रोबेबिलिटीज हैं, जो सेंटर लाइन से ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, ये क्या है? इधर की प्रोबेबिलिटीज 0.5 है। और आपको टेबल से क्या मिला? आपको टेबल से मिली ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल 0.5 है, इतना नहीं चाहिए, तो बाकी बचा हुआ हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, तो अब इसे जेड के फॉर्मेट में कैसे लिखना है? जेड के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड 0 to 1 कितना है बच्चे? 0.3413। ठीक है, ये 115 बच्चे एक्स की वैल्यू है और 15 पे जेड जेड की वैल्यू कितनी है? जेड की वैल्यू 1 है। अपने को क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके पास आया 0.5 माइनस 0.3413, दैट इज 0.1587। ओके, एंड तो क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड डिमांड थी बच्चे वो क्या थी? डिमांड थी परसेंटेज की। अब क्योंकि डिमांड परसेंटेज की थी तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई विल से दैट अप्रॉक्स 16 आर अबव 15। फाइन। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में पहले स्टेप फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कोई भी हो, यदि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपने नॉर्मल कर्व बनाना है। नॉर्मल कर्व बनाने के बाद आपने क्या करना है? आपने वो एरिया मार्क करना है जो आपको चाहिए। एरिया मार्क करने के बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप में आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालना है, जेड। जेड निकालने के बाद वहां पे आपको कोई ना कोई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को देखने के लिए आपने क्या करना है? आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में जाना है, जो आपको एग्जाम में भी मिलेगी या फिर आपको हर एक बुक के पेपर एंड में बिल्कुल मिलेगी जहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो। उसके बाद आप z इक्वल टू 1 के लिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखेंगे। कीप दिस इन माइंड कि जो प्रोबेबिलिटीज टेबल में दी गई हैं वो कौन सी दी गई हैं? वो सेंटर लाइन से इस पॉइंट तक की दी गई हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एरिया जो आपने मार्क किया है उस एरिया की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फाइन। अब इसके बाद क्या करना है? अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है बेटा लेस देन 6 आवर्स। ओके, तो पार्ट 2 की यदि हम बात करें, पार्ट 2 में पहला क्या बोला उसने? लेस देन 6 आवर्स। जब लेस देन 6 आवर्स की बात की तो पहला काम तो हम एक कर ही लेते हैं, क्या? वी जस्ट ट्राई नॉर्मल कर्व एंड इन द सेंटर वी हैव मीन, एंड देन लेस देन 6, तो 6 किस तरफ आएगा? इट विल बी इन द लेफ्ट साइड, एंड आई नीड व्हाट? लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटा। 6 से छोटे का मतलब क्या होगा बेटा? x 6 से छोटा किधर होता है? x 6 से छोटा आपका इसी साइड में होता है। तो इसका मतलब मुझे चाहिए ये वाला एरिया। फाइन। तो पहले दो पार्ट हो गए, क्या कि आपने सेंटर नॉर्मल कर्व कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था? कि आपने एरिया मार्क करना है, वो भी कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है आपका? थर्ड स्टेप है आपका कि आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड निकालें। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यदि आप जेड निकालने लगेंगे तो जेड क्या होगा यहाँ पे? जेड हुआ आपका बच्चे एक्स
माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 6 - 12/3, इट कम्स आउट टू बी -2। बच्चे प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो हम इसे जब टेबल देखने लगेंगे तो वी विल कंसीडर इट एज टू बी 2। 2 मीन्स 2.0। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द टेबल बच्चे, एंड द टेबल के अंदर हमें किसकी वैल्यू देखनी है, टेबल के अंदर हमें z इक्वल टू 2 चेक करना है। ठीक है, तो z इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, अभी हम 2 मिनट पहले बात करें तो z इक्वल टू 2 का मतलब होता है अब z इक्वल टू 2.00। तो 2.00 कितना होता है, देखो 2.0 पे हम यहाँ पे आए, किधर, कॉलम वाइज चलेंगे हम 2 तक चले तो यहाँ पे पहुंच गए, और उसके बाद 2 पे 0 पे जीरो मतलब फर्स्ट वाला। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई अपनी, प्रोबेबिलिटी आई अपनी 4.4772। फाइन, तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, अपनी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.4772। ओके, तो यहाँ पे अब एक बार फिर से वही बात आती है, मैं जो दो थोड़ी देर पहले बात बोल रहा था आपसे, कि ये जो प्रोबेबिलिटी होती हैं ये कहाँ से होती हैं, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं बच्चे आपकी सेंटर लाइन से। फाइन, तो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज आपकी सेंटर लाइन से होती हैं, तो आप सेंटर लाइन, ये 0.4772 प्रोबेबिलिटी कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक की है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक की है, 0.4772। ओके, बट मेरा इशू क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट तो ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट तो ग्रीन जोन है। तो ग्रीन जोन का मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं इसे यहाँ लिखूँ कि है क्या, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 से 0 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, probability of z from -2 to 0 is 0.4772. Fine, but when I move further, I need this one, and again the total probability from the left hand side is also 5। तो यहाँ इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सी probability चाहिए, मुझे probability चाहिए probability of z लेस देन इक्वल टू -2। तो ये कितनी होगी, probability of z माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की प्रोबेबिलिटी, उसमें से कितनी घटा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 से 0। माइनस इन्फिनिटी से 0 की कितनी होती है बेटा, 0.5, ये कितनी निकली थी, 0.4772। तो प्रोबेबिलिटी फाइनली कितनी निकल गई आपकी, 0.228, 0.0228। ठीक है, एंड परसेंटेज वाइज इट विल बी अप्रॉक्स 3%। ओके, नेक्स्ट द थर्ड पार्ट इज बिटवीन 10 to 14। तो बच्चे फिर से क्वेश्चन का स्टेप्स तो वही है, यू वांट टू फाइंड आउट बिटवीन 3 to 14। जब आपको 10 to 14 चाहिए, तो 10 to 14 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या है आपका, फिर से वही काम आ गया बच्चा, जेड इक्वल एक नॉर्मल कर्व आपने बना लिया। आपने नॉर्मल कर्व बनाने के बाद सेंटर लाइन पे आपने मीन डाल दिया, मीन डालने के बाद 10 किधर आएगा, 10 आपका इधर आएगा और 14 आपका इधर आएगा। ठीक है, आपको एरिया कौन सा चाहिए, आपको एरिया चाहिए 10 to 14। तो 10 to 14 का मतलब बेटा ये वाला एरिया हो गया। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है कि एक तो ये वाला एरिया होगा, जैसा क्योंकि एरिया कहाँ से मिलता है अपने को टेबल में, एरिया अपने को मिलता है सेंटर लाइन से। तो सेंटर लाइन से मिलता है तो बेटा एक तो ये वाला एरिया हो गया, हाँ या ना, और एक का एरिया कौन सा होगा, एक एरिया आपका हो गया ये वाला, मतलब एक सेंटर लाइन से राइट का एरिया और एक सेंटर लाइन से लेफ्ट का एरिया। तो इसमें इशू क्या बना कि आप सिंगल बार में एरिया नहीं निकाल पाएंगे इसका, आपको तो यू हैव टू डिवाइड द एरिया इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं बच्चे वो मिलती हैं आपको सेंटर लाइन से। फाइन, तो जब सेंटर लाइन से प्रोबेबिलिटी मिलती हैं तो मैं पहले चलो 10 से 12 की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। व्हेन x इक्वल टू 10, तो आई से लेट z1 बोलते हैं सर, z1 इज 10 - 12/3, that is -2/3.67। ओके, 0.67, तो -0.67। तो क्वेश्चन तो जैसे पहले किया था वैसे ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द टेबल। और जब जैसे ही आप टेबल पे जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखनी है। फर्स्ट कॉलम में जब आपने वैल्यू देखनी है तो क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कैसी है आपकी, फर्स्ट कॉलम में आपने 1.6 पे जाना है। 0.6 पे जाने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 1 2 3 4 5 6, और जब आप इसके 7 पे चलेंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 0.2486। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी बेटा आपकी, 0.6 इधर
और 0.7 इधर, तो 6 7 के अंदर कितना हो, 1 2 3 4 5 6 और 7 पे आके आ गई आपकी 0.2486। फाइन। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 0.24 एंड दोबारा देख लेते हैं एक बार, 2486। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई वो आई 0.2426। व्हाइट पेन से लिख देता हूँ, दिख जाएगा। तो ये दिखा आपका 0.2426। ठीक है, तो अब इसके बाद एक काम करते हैं, इधर की भी देख लेते हैं। तो Z2 क्या आएगा बच्चे आपका, Z2 बना आपका 14 minus 12 by 3 that is again 0.67। तो बच्चे दोबारा पेपर टेबल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप देख के ही आ रहे हो। तो कितना हो गया ये आपका हो गया 0.2426। तो अपने को क्या चाहिए बच्चे, अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से, चलो लिखना चाहो तो एक बार मैं तुम्हें एक्स से भी लिख के दिखा देता हूँ। 10 to 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी जेड के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना आएगा, -0.67 से 0.67 तक की प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना बना आपका, 0.67 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपकी, 0.2428 प्लस 0.2428। फाइन। तो 0.4856। तो 0.4856 is the probability that a individual will lie in the interval of 10 to 14। Therefore, you can see that every question in this format is almost same. 3 steps are there, that draw a normal curve, draw the center line. After drawing the center line, mark the area, and after marking the area, see the table, and after looking at the table, just find the probabilities. Keep one thing in mind, that the probabilities given in the table are more or less just from the center line, and after looking at the area, just add or subtract the area and find the area probability। ठीक है, keep two things in mind, that one is that probability from in the left hand side is 0.5 and probability in the right hand side is also 0.5। now we will move towards the question number 2। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 35.1% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% ऑफ द आइटम्स आर ओवर 64। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछता है बेटा, आपसे पूछता है मीन कितना है भाई और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। देखो कितनी चीजें हैं अपने पास, यहाँ पे एक तो मीन है, वेरियंस है और प्रोबेबिलिटी है। तो आपको क्या दे दिया उसने, 2 प्रोबेबिलिटीज दे दी और आपसे पूछ लिया कि जी मीन कितना होगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो पहला स्टेप तो एज एक्सपेक्टेड क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड अपना पहला स्टेप क्या है, हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, हम सबसे पहले अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे। ओके, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ड्रॉ करना है तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप तो अपनी बेल शेप होती है। तो उसके बाद अपने क्या करना है, सेंटर लाइन पे क्या लिखना है आपने, यू नीड टू फाइंड आउट मीन। मीन कितना है आपका, पता नहीं पता तो क्या लिखें, म्यू लिख देते हैं। फिर क्या था, 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45। तो 50% इस लाइन से इधर है, तो बट नेचुरल है कि 31% किधर आएगा, 31% भी इधर ही आएगा कहीं, हाँ या ना, 31% कहीं इधर ही आएगा ना। तो 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45। तो यहाँ पे कितना, 45 से कम आपकी कितनी आइटम्स हैं, यहाँ पे आपकी 31% आइटम जो हैं वो 45 से कम है। उसके बाद कहता है 8% ऑफ द आइटम्स आर ओवर 64। तो क्या बोलता है बेटा, 64 से ज़्यादा आपकी कितनी आइटम है, आपकी 8% आइटम है। ओके, जब आपकी 8% आइटम है तो एक बात बताओ, तुम 50% एरिया इधर है तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी बनती है अपनी 19%। और यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, यहाँ से यहाँ तक की अपनी प्रोबेबिलिटी बनती है बेटा 42%। क्यों, क्योंकि सेंटर लाइन से इधर की प्रोबेबिलिटी 50% है, 8% आपने छोड़ दिया तो बचा कितना, 42%। फाइन। तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्या पूछना है, हमसे जो जो पूछा जा रहा है हम वही डिस्कस करते हैं। तो हमसे क्या बोला उसने, उसने कहा कि जो Z1 है अपना 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा,
कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.19। तो 0.19 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? उल्टा हो गया ना। अब की बार आपको क्या गिवन है? अब की बार आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे जेड की वैल्यू। ठीक है, तो हम टेबल देखते हैं। Now we look at the table and we are to find out the probability 0.19। तो इस बार अपने पास उल्टा काम है। क्या है? अपने को इस बार जेड नहीं गिवन, अपने को इस बार प्रोबेबिलिटी गिवन है और प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमने जेड निकालना है। और प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है अपने को? प्रोबेबिलिटी गिवन है अपने को 0.19। चेक करो बच्चे, 0.19 देखो सेंटर में है जो, ये है सब प्रोबेबिलिटीज, और जो ये कॉर्नर पे हैं ये हैं सब जेड। 0.19 की बात करूं तो ऑलमोस्ट दिस, और इससे पहले देखते हैं कि पता चला कि कुछ इसकी फिगर्स कुछ ऐसी तो नहीं थी कि जिसमें आपका दिक्कत आ रही हो। तो पॉइंट यू विल फाइंड कि 0.19 के बाद इससे पिछली वाली प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.1879। तो 0.1879 और ये कितनी है? 0.1915। देन 0.1915 इज फाइन। तो यहाँ पे जेड कितने जेड के लिए बताइए? ये है आपका जेड इक्वल टू 0.50। तो यहाँ पे आपकी जेड की वैल्यू कितनी हो गई? आपके जेड की वैल्यू होगी यहाँ पे 0.5। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं। तो वहाँ पे जब शीट पे जाएंगे हम तो क्या आता है यहाँ पे? आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपने पास जेड की वैल्यू कितनी आ गई? जेड की वैल्यू है अपने पास 0.5। ठीक है, बट 0.5, दिस इज नॉट 0.5, दिस इज -0.5। क्यों? क्योंकि जो आपकी लेफ्ट हैंड सेंटर लाइन से जब आप इधर चलेंगे तो आपका जेड नेगेटिव है, जब इधर आएंगे तो आपका जेड पॉजिटिव है। फाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना जेड लेना है वो क्या लेना है बच्चे? आपने जेड आपने नेगेटिव लेना है। मोर और लेस होता यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पे जेड की वैल्यू को वो नेगेटिव नहीं लेंगे, और यदि वो नेगेटिव नहीं लेते हैं तो क्वेश्चन आपका यहीं पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 45 माइनस म्यू इक्वल टू -0.5 सिग्मा। फाइन। और यू कैन से म्यू प्लस 0.5 सिग्मा, म्यू माइनस पॉइंट सिग्मा, बेटर टू से म्यू माइनस पॉइंट सिग्मा is equal to 45. We'll say that it is equation number 1. Now move on to the second part. Second part क्या बोलता है बेटा? Let's say it is Z2। Z2 कितना है आपका? Z2 है आपका 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें? प्रोबेबिलिटी है आपके पास इसमें 42%। तो 42% का मतलब कितना हुआ? 0.42। तो आई नो द प्रोबेबिलिटी बट आई डोंट नो द जेड। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जेड चाहिए। तो अगेन जेड ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जेड ढूंढने के लिए मुझे वापस टेबल पे जाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा। प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? 0.42। 0.42। चलो यहाँ से देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप सर्च करें यहाँ पे तो 0.45 नहीं बन रही बात। ये देखो बन रही है बात थोड़ी। हालांकि यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना है तो आप 1.401 ले सकते हैं। बट 1.40 लेने से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नहीं। तो हमें क्या लेनी चाहिए जेड की वैल्यू? लेट से 1.4 और ऊपर कौन सा कॉलम की वैल्यू कितनी है? 0। तो जेड की वैल्यू कितनी आई? 1.40। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जेड कितना, जेड 2 कितना हो गया बेटा आपका? जेड 2 की वैल्यू हो गई आपकी 1.4। ओके, तो जैसे ही 1.4 आएगा तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे जेड की वैल्यू पॉजिटिव लिखूंगा नेगेटिव? ये आपकी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप राइट हैंड साइड में काम कर रहे हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? 64 माइनस म्यू इक्वल टू 1.4 सिग्मा, और यू कैन से प्लस म्यू प्लस 1.4 सिग्मा इक्वल टू 64। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा बच्चे। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो म्यू और सिग्मा में दो इक्वेशंस आ गई, और अब आपको क्या करना है? आपने इसे जस्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ इतना सही क्वेश्चन है और कुछ इसमें लंबी चौड़ी कोई चीज़ है भी नहीं। तो ये कितना हो गया? 64। अब क्या करें बच्चे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखो माइनस
ठीक है, माइनस माइनस, यू फाइंड दैट -1.9 सिग्मा इज इक्वल टू 19, therefore sigma is what, 19 by 1.9, तो कितना आया, इट कम्स आउट टू बी 10। ओके, तो सेकेंडली जब आप इसमें सिग्मा की वैल्यू इधर पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सिग्मा इन, चलो इधर यूज कर लेते हैं स्पेस को, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, म्यू माइनस पॉइंट, प्लग इन कर दो सिग्मा की वैल्यू, प्लग इन करते कितना है यहाँ पे 45 आया, म्यू इज इक्वल टू 45 प्लस 5, तो म्यू इक्वल टू you get 50, so you can say that mean of this distribution is 50, तो आंसर क्या हुआ आपका, mean is equal to 50 and standard deviation that is equal to 10। ओके, यदि वेरिएंस पूछ ले तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर 100। फाइन, तो क्या मतलब हुआ, आपको क्या दिया हुआ था बेटा, यहाँ पे उसने आपको दो फिगर्स दे दी थी एक्स की, और आपको प्रोबेबिलिटीज बता दी थी, और आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि आप इसके अंदर से मीन और वेरिएंस निकालें। तो पहले आपने क्या किया, आपने नॉर्मल कर्व बनाया, नॉर्मल कर्व बनाने के बाद आपने प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे अपने अरेंज करके देखी, और इस बात का ध्यान रखा कि जो प्रोबेबिलिटीज टेबल में दी जाती हैं वो कहाँ से होती हैं, 2000 फ्रॉम द सेंटर लाइन ओनली। तो उससे क्या हो गया, अपने पास वहाँ से दो इक्वेशन आई, और दो इक्वेशन आने के बाद हमने दोनों को सॉल्व किया, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकाल पाए। ओके, तो यहाँ पे क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, इफ द मीन वैल्यू ऑफ एन इंडियन पुलिस इंस्पेक्टर is be 170 centimeter with variance 25 centimeter square, how many inspectors of 1000 would you like to expect between 170 and 180। तो बच्चे क्वेश्चन से देखो दो तीन चीज़ें तो बहुत क्लियर सी दिखाई दे रही हैं, क्या कि अपने को मीन दे दिया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, तो क्योंकि फाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले हम मीन लिख लें। मीन कितना है अपना, मीन उसने अपने को दिया बच्चे 170, लेट इट बी एक्स बार और म्यू वट एवर यू वांट टू लाइक, और इसके बाद क्या दिया उसने, वेरिएंस दिया बेटा अपने को, सिग्मा स्क्वायर कितना दिया उसने अपने को 25 दिया, बट अपनी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अपनी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा आ गया, प्लस माइनस 5 मत कर देना गलती से, क्योंकि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, जस्ट फॉर द गेस की प्रैक्टिस वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, आप यहाँ पे स्टेप करेंगे ये वाला, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपने ये किया, यहाँ पे आप सेंटर में क्या लिखेंगे, आप सेंटर में आपने 170 लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिटवीन 170 एंड 180, तो आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको 170 से 180 के बीच में, तो 180 किधर आएगा, कहीं 180 तो आपका इधर आ जाएगा। ओके, तो यदि मैं इसको शेड करना चाहूँ, तो ये एरिया हो गया आपका। फाइन, अब क्या निकालना है आपने, अब आपने निकालना है जेड, तो जेड क्या होता है इस एरिया में, जेड हो जाएगा आपका 180 माइनस 170 बाई 5, तो इट कम्स आउट टू बी 2। तो वंस अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स द टेबल, एंड टेबल के अंदर देख के हमने क्या करना है, टेबल के अंदर देख के हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टेबल पे गए, टेबल पे जाने के बाद 2 का मतलब 2.00, 2.00 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है बेटा, 2.00 की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी, ध्यान देंगे तो 0.4772। फाइन, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा, 0.4772, तो यहाँ से आपको मिल गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप वापस प्लग इन कर दीजिए। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, या तो अच्छी बात क्या है यहाँ पे, अच्छी बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किससे है, प्रोबेबिलिटी तो सेंटर लाइन से ही है। अब क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी सेंटर लाइन से ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी सेंटर लाइन से होने का मतलब सीधा होता है, क्यों प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी 0 से 2 तक की, और ये कितनी आई 0.4772। बट इट इज नॉट कंप्लीटिंग अवर क्वेश्चन, सिंस द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंस्पेक्टर्स वुड यू लाइक टू हैव। तो एन कितना है बेटा आपका, एन है आपका 1000,
तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, नंबर के लिए आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ ये 477 इंस्पेक्टर विल बी इन द हाइट रेंज ऑफ 170 टू 180। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, लेस देन 160। फाइन, लेस देन 160। तो सेकंड पार्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस देन 160 के लिए तो आपने एक ये नॉर्मल लिया और एक ये कर दिया। यहाँ पे आपकी सेंटर लाइन में कितनी है, ये 170 है। 160 किधर आएगा बेटा, ये 160 आपका इधर आया। लेस देन 160 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 160 का मतलब हो गया आपका ये वाला एरिया। फाइन, तो ये वाला एरिया लेस देन 160 में आता है ना। तो अब अपने को क्या चाहिए, वी वांट टू फाइंड आउट जेड नाउ, एंड द जेड विल बी 160 minus 170 by 5, and it comes out to be -2. And you can see that for 2 we have already find the value 0.4772। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4772, पर मुझे तो वो चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2 कितना हुआ बेटा, 0.5 minus 0.4772, that is 0.0228। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्स 23 इंडिविजुअल्स, क्योंकि जब नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नंबर के लिए आपको इसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इट फाउंड आउट टू बी 23 इंडिविजुअल्स विल बी लेस देन वन हाइट ऑफ 160। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने दोनों ने किया, हमने किया था पहले, वो पहला डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल किया। तो बाइनोमियल में क्या था, बाइनोमियल में भी फिटिंग आई थी, फिटे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आया था फिटे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है अपने पास, फिटे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे यदि फिटे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमें फिर से क्या, बाइनोमियल के अंदर क्या निकालना पड़ा था अपने को, हमने मीन निकाला था, वेरिएंस। और पॉइसन में क्या निकाला, पॉइसन में भी हमने क्या निकाला था, पॉइसन में भी हमने मीन निकाला था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे अपने पास दिक्कत है नॉर्मल। नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है, नॉर्मल का पीडीएफ यदि आपको ध्यान हो तो एफ एक्स अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, नॉर्मल का पीडीएफ होता है 1/सिग्मा√2 पाई ई रेज टू पावर -12 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। तो इसका एफ लिखने के लिए वी रिक्वायर म्यू एंड सिग्मा बोथ। तो अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को इसका मीन भी चाहिए और इसका अपने को वेरिएंस भी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम करना शुरू करते हैं तो एक्स कितना आ रहा है बेटा, एक्स है अपना 2 4। ठीक है, एक्स है अपने पास 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10। फ्रीक्वेंसीज कितनी है इसकी, फ्रीक्वेंसीज हैं 1 4 6 4 1। ठीक है, अब फार्मूलाज देख लेते हैं एक बार। मीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, और वेरिएंस पहले मीन का ही देखते हैं, और चलो वेरिएंस भी लिख लेते हैं पहले। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है अपना, वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई स्क्र बाई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम एक्स बार पहले निकालेंगे। चलो क्या क्या चाहिए अपने को, अपने को चाहिए बेटा एक्स आई एफ आई। तो कितना बनाइए 2 16 36 32 एंड 10। फाइन, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर एफ चाहिए अपने को, कितना बना 4 64 216 256 एंड 100। चलिए टोटल्स कर लेते हैं, इट इज 16 96 इट इज 640। ओके, तो बेटा मीन कितना आया मेरा,
x bar, or you can say mu is equal to 96 by 16, that is 6। ठीक है, उसके बाद आता है वेरियंस। वेरियंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कितना बना आपका 640 बाई 16 माइनस 6 का स्क्वायर। फाइन, 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4। तो सिग्मा कितना आ गया आपका? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज 2। तो सिग्मा इतना आ गया आपका। तो बच्चे यदि सिर्फ फिटिंग के लिए बोलता है ना आपको, यदि आपको फिटिंग के लिए बोलता है तो एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका? एफ एक्स हो जाएगा आपका 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू पुट कीजिए। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा कितना है अपने क्वेश्चन में? सिग्मा की वैल्यू आई है 2। 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे आपके पास ये फिटिंग ऑफ बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यदि कहता है तो इतना अपने को मोर देन सफिशिएंट होता है। बट अपने को सिर्फ फिटिंग नहीं करनी है, उसके बाद उसने अपने को एक क्वेश्चन और दिया है। वो क्या है? वो है कि आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी बताओ। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब एक्स कितना है अपने पास? एक्स का मतलब हुआ बेटा, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसके लिए ना क्लास इंटरवल होना मस्ट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी एक इंटरवल में हो सकती है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे 0 होगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यदि आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0 आएगी। इंटीग्रेशन के बाद आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे। अपना मीन कितना निकल के आया है? मीन निकल के आया है अपना 6, और वेरिएंस कितना निकल के आया है? वेरिएंस निकल के आया है अपना 2। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा सा हो जाएगा यहाँ से, पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो बेटा मीन कितना है आपका? मीन है आपका 6। रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है? देखो 1, सॉरी वह 3 लिख दिया गलती से। रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी? रेंज है आपकी 1, देन वी हैव 3, देन वी हैव 5, 7, 9 एंड 11। फाइन। तो अब एक काम करते हैं, सबके लिए जेड्स निकाल लेते हैं। तो Z1 कितना होगा अपना? Z1 आएगा बेटा 1 माइनस 6 बाई 2। तो कितना आया? -2.5। सिमिलरली Z2 कितना आएगा? Z2 आएगा आपका 1 माइनस 3/2। कितना आया? -1.5। Z3 कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये आएगा -0.5। Z4 की कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0.5। ठीक है, Z5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 1.5, एंड Z6 इज 2.5। फाइन। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इनके बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी चाहिए तभी तो मैं फ्रीक्वेंसी डेवलप कर पाऊंगा ना। टोटल फ्रीक्वेंसी 16 है, मुझे ये पता है। तो प्रोबेबिलिटी मुझे 1 से 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से 3 की निकालने का मतलब क्या होगा? तो आई नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटीज। यदि मुझे चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से 3 के लिए? तो प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे Z -2.5 से 2.5 लिखना है, 2.5, 2.5 नहीं, तो क्या लिखे हैं? ये प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? Z -2.5 से कहाँ तक का? -1.5 का। यहाँ पे Z कितना होगा बेटा? ये होगा आपका -1.5 से 0.5 तक। ये Z कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा -0.5 से -0.5 तक। यहाँ पे Z कितना हो जाएगा? 0.5 से 1.5, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो आएंगी बेटा 1.5 से 2.5 तक। तो वी कैन से यदि हमारे 3 वैल्यूज हमें टेबल में देखनी पड़ेंगी, कौन सी? हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी 0.5 की, हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी 1.5 की, और हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी
2.5 की। फाइन। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेबल पे, और टेबल पे जाने के बाद फिर से बोल रहा हूँ मैं किस किस की वैल्यू चाहिए। हमें चाहिए वैल्यू 0.5 की। 0.5 पे वैल्यू कितनी है? 0.1915। एक काम करते हैं, उधर जाके लिख लेते हैं, कहीं बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। तो ये z इक्वल टू 0.5 पे वैल्यू कितनी है? z इक्वल टू 0.5 पे वैल्यू है आपकी, z इक्वल टू 0.5 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1915। ठीक है। तो अब इस पे चलते हैं, 2 पे देखते हैं। 0.1915 के बाद 1.5 पे बेटा 0.4332। फाइन। 0.43 1.5 पे बन रहा है आपका 0.4332। ओके। और 2.5 पे बन रहा है आपका 0.4938। तो 0.4332। तो प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.4332। और क्या थी उसकी? 0.4938। 0.4938। फाइन। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी 1.5 पे, और ये प्रोबेबिलिटी है आपकी 2.5 पे। तो अब हमें हर एक इंटरवल के बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो वो जेड तो हमने निकाल लिए। तो अब चेक करें आप, प्रोबेबिलिटी 1 2 3 कितनी हो जाएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1 2 3। तो आप इतना समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, 2.5 में से कितनी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी? 0.4332। ओके। तो कितनी आई? 606 0.606। ओके। उसके बाद जब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी कहाँ से? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से 5 तक। 3 से 5 तक की प्रोबेबिलिटी में क्या करना पड़ेगा आपको? आपको 1.5 में से प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी किसकी? 0.5 तक की। तो कितना है ये? फाइन। इसी तरह 5 से 7 तक, 5 से 7 तक का यदि हम ध्यान देंगे, तो 5 से 7 तक तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करनी है 0.5 से ये। तो इसका मतलब ये दो प्रोबेबिलिटी अपनी ऐड होने वाली है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? 0.1915 प्लस 0.1915 0.383। Similarly, probability from 7 to 9, you can check, it will be 0.1417, and probability from 9 to 11 will be again, it is 0.0606। फाइन। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? तो ये हमारी बच्चे प्रोबेबिलिटीज आ गई। ठीक है। तो एक्स कितना है अपने पास? एक्स जब अपने पास था, कहाँ से शुरू किया था? एक्स हमने शुरू किया था आपका 2 से। ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज कितनी है? 2 4 6 8 10। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी आ रही हैं? 0.0606 और 0.1419। वो कितना बच्चे? 0.383, 0.1419। जो प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और फॉर फ्रीक्वेंसी वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 16 थी। 16 करने के बाद इसे जस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद 14 इंटू 16, तो करीब ये कितना आने वाला है? इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चे वो आती है करीब, ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी करीब 4। ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, और इट विल बी अप्रॉक्स 6 आई थिंक। ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्या कुछ गड़बड़ कर ली हमने, लगता है मुझे मल्टीप्लाई करने में। और जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी 14641 ही आ रही हैं। तो ये इतनी ही आती हैं एग्जैक्टली। तो आप एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।
और बाकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है वो कितना होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुई है शायद, इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हमने कर लिया, या तो यहाँ पे गड़बड़ है बच्चे, चेक करो एक बार। 17 13 में से 24 आएगा बेटा, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ भी मेरा वन नहीं आ रहा था। तो क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ वन नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब क्या था कि आई एम समवेयर रॉन्ग। तो अब ठीक है, ये तो इसका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कितना आना चाहिए, 30, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो एक्चुअली जो आपका डाटा था ये ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज ए। तो फिटिंग के लिए क्या करना है, फिटिंग के लिए आपको इसकी एफ के अंदर डाटा पुट करना है, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यदि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलवाता है तो आपको इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी हर इंटरवल की, और उसे फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इसी के साथ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला लेक्चर तो खत्म करते हैं, बट एज एक्सपेक्टेड वी विल प्रोवाइड यू 4 to 5 questions in our description, and in our, if you want, we will provide you the next video of their solution if you request us on our channel. And please like and subscribe our channel. Thank you.